बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों पर महफूज होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैर आफियत से रखे, आमीन। इंडस्ट्रियल फार्मेसी एंड क्वालिटी कंट्रोल, इसमें आज हमारा जो लेक्चर है दैट इज़ लेक्चर नंबर 22 एंड वी विल डिस्कस अबाउट रियोलॉजी। व्हाट इज़ रियोलॉजी? रियोलॉजी हम डिस्कस करेंगे और इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि रियोलॉजी बेसिकली होता क्या है। जो हमने अपने लेक्चर में नोट डाउन की है डेफिनेशन, दैट इज इट इज द साइंस दैट डील्स विद द डिफॉर्मेशन ऑफ मैटर। मैटर इधर अ सॉलिड, इधर अ लिक्विड, इधर अ सेमी सॉलिड, इनकी डिफॉर्मेशन। अब अगर हमारे पास सॉलिड होगा तो उसकी डिफॉर्मेशन होगी, अगर हमारे पास लिक्विड होगा तो हम उसका ऑब्वियसली फ्लो देखेंगे। फ्लो क्यों देखेंगे? बिकॉज इट इज़ द अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रेस। जब स्ट्रेस अप्लाई होती है तब हम देखते हैं कि डिफॉर्मेशन होती है सॉलिड्स की। यानी जब हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो जो सॉलिड्स हैं वो डिफॉर्म हो जाते हैं, उनकी शेप खराब हो जाती है, और जो लिक्विड्स हैं उनका फ्लो चेंज हो जाता है। इस चीज की जो स्टडी है दिस इज बेसिकली कॉल्ड रियोलॉजी। फिर हमने देखा कि जो स्ट्रेस है इट मे बी अप्लाइड इन 2 वेज। 2 तरह से स्ट्रेस अप्लाई कर सकते हैं हम, परपेंडिकुलर और टेंजेंट। 45 डिग्री एंगल पर हम इन 2 तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं अपनी स्ट्रेस को। क्लियर हो गया? तो डेफिनेशन प्रॉपर जो मैंने पहले आपको लिखवाई है आप वो भी लिखेंगे, और जो अब मैं आपको लिखवाऊंगी आप उसको भी नोट डाउन करेंगे। जो आपके लेक्चर्स में है दैट इज इट इज अ साइंस दैट डील्स विद द डिफॉर्मेशन ऑफ मैटर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रेस विच इज मे बी अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द बॉडी और मे बी अप्लाइड टेंजेंशियल एंगल। तो अकॉर्डिंग टू दिस जो आज मैं न्यू आपको लिखवाऊंगी दैट इज इट इज अ साइंस और फिजिक्स। बेसिकली रियोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द फ्लो ऑफ लिक्विड्स एंड डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स। लिक्विड्स एंड डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स दैट कंसर्न विद द फ्लो ऑफ लिक्विड एंड डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स। लिक्विड्स का फ्लो, और लिक्विड्स में हम सेमी सॉलिड्स को भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है, एंड डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स। Study of flow property of liquid is important for pharmacists working in manufacture of several dosage forms like simple liquids, gel, ointment, cream, paste। यानी जो flow properties हैं वो हम इन चीज़ों के लिए स्टडी करते हैं जब हमने इनको प्रिपेयर करना होता है। These system change their flow behavior when they are exposed to different stress conditions। जब हम different stress की conditions पर इसको expose करते हैं, for example हम कोई closure अप्लाई करते हैं तो स्ट्रेस अप्लाई होता है, हम किसी तरह से उसकी विस्कोसिटी को चेक करते हैं तो स्ट्रेस अप्लाई होता है। इस कंडीशन में हम स्टडी करते हैं उसके प्रॉपर्टीज को। देन इसके बाद बेसिकली इन deal with the deformation of matter under stress. Matter may be a liquid, may be a semi-solid, may be a solid. The stress applied may be perpendicular, may be at tangential angle. अगर stress perpendicularly apply हो रही है then it is a tensile stress. Tensile stress. और अगर stress tangent है then it is a shear stress. इन डायग्राम्स में आप देख सकते हो क्लियरली कि किस तरह से परपेंडिकुलर स्ट्रेस और shear स्ट्रेस यानी टेंसाइल और shear स्ट्रेस अप्लाई हो रही है। एरोहेड के साथ आपको दिखाया गया है परपेंडिकुलर और shear स्ट्रेस के बारे में। देन इसके बाद हम देखते हैं बेसिकली व्हाट इज डिफॉर्मेशन। सिंपली अगर हम डिफाइन करना चाहें डिफॉर्मेशन को, इट इज अ चेंज इन शेप। अब रियोलॉजी इज समथिंग एज एंड डिफॉर्मेशन इज समथिंग एल्स। Change in shape due to applied force. This can be a result of tensile stress, a compressive stress, a shear stress, a bending stress or a twisting. Different टाइप की फोर्सेस होंगी, कंप्रेशंस होंगी जो कि अप्लाई होंगी किसी सॉलिड पर उसकी शेप को चेंज करने के लिए। क्लियर हो गया? इसकी 2 टाइप्स होंगी हमारे पास, जिसमें द फर्स्ट वन विल बी इलास्टिक
and the other one is the irreversible or plastic. अब ये नाम पहले आपको नहीं लिखवाया गया प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का, तो ये आप लोग यहाँ ऐड कर लेंगे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में. तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन इज बेसिकली जो हमने लिखा था, दैट इज इट इज अ स्पॉन्टेनियस, इट इज रिवर्सिबल एंड बॉडी रिकवर्ड. बॉडी जो है वो अपनी शेप को रिकवर करती है व्हेन बॉडी रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल शेप. जब बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आती है तो वो उस अपनी शेप को रिवर्स कर लेती है, रिकवर कर लेती है आफ्टर द रिमूवल ऑफ स्ट्रेस. जब स्ट्रेस हटाएंगे वो अपनी जगह पर वापस आ जाएगी. क्लियर हो गया? इसके बाद हमने देखा इसके लिए हमें किसी वर्क की जरूरत नहीं पड़ती, बॉडी खुद ब खुद अपनी जगह पर वापस आ जाएगी. बट अगर हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को देखें, दिस टाइप ऑफ डिफॉर्मेशन इज नॉट reversible. However, an object in plastic deformation range will first undergo elastic deformation, which is reversible. So the object will return to its original state, original shape. ये irreversible होती है, अपनी जगह पर वापस नहीं आती. क्लियर हो गया? किस तरह से जो हमने लिखा था, दैट वाज इट इज अ परमानेंट डिफॉर्मेशन, इट इज इरिवर्सिबल, इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस एंड स्पेशली एग्जिबिटेड बाय द विस्कस बॉडीज. जो हमने लिखना है दैट इज, यहाँ जो आपके याद करने की चीज है, अगर वो मैं आपको यहाँ हाईलाइट कर दूं तो दैट इज ओनली द पोर्शन यू हैव टू राइट डाउन इज दिस. आपने जस्ट ये देखना है कि इट इज अ चेंज इन शेप ड्यू टू द अप्लाइड फोर्स. दिस कैन बी रिजल्ट ऑफ अ टेंसाइल फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स, shear फोर्स, बेंडिंग और ट्विस्टिंग. इट इज ऑफ टू टाइप्स, अ परमानेंट और नॉन परमानेंट, अ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, इलास्टिक और नॉन इलास्टिक. क्लियर हो गया? जो इरिवर्सिबल था उसमें द वर्क यूज्ड इज इन मेंटेनिंग डिफॉर्मेशन इज डिसिपेटेड एज हीट. जब हम बात करते हैं स्पॉन्टेनियस की तो नो वर्क इज नीडेड फॉर रिकवरी. जो वर्क है रिकवरी के लिए वो लॉस नहीं होता, वो रिकवरेबल होता है. ठीक है, हम उस पर लोड अप्लाई करेंगे, वो खुद ब खुद अपनी जगह पर वापस आ जाएगी जब हम लोड हटाएंगे. क्लियर हो गया? लेकिन यानी कि कोई लॉस ऑफ वर्क और एनर्जी इज नॉट डन. बट इन केस ऑफ इरिवर्सिबल दे कैन नॉट बी रिकवर्ड. ये रिकवर नहीं कर सकते, ये रिकवर नहीं कर सकते. रीजन, द वर्क यूज्ड इन मेंटेनिंग द डिफॉर्मेशन इज डिसिपेटेड एज हीट. वो हीट की फॉर्म में लॉस हो जाता है वर्क, इस वजह से हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते. दैट इज इरिवर्सिबल, नॉन स्पॉन्टेनियस, खुद ब खुद वापस नहीं आएगा, नॉन इलास्टिक, नॉन रिकवरेबल. क्लियर हो गया? ये एक डायग्राम है, कुछ चीजें इसके अंदर डायग्रामेटिकली बनी हुई हैं जिसमें कुछ इलास्टिक हैं, कुछ नॉन इलास्टिक हैं, कुछ स्पॉन्टेनियस हैं, कुछ नॉन स्पॉन्टेनियस है. इसमें आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से आप इस चीज को, रियोलॉजी को एक्सप्लेन कर सकते हो इन डायग्राम्स के थ्रू. इसके बाद हमने देखा जो अपने हमारे नोट्स थे उसमें हमने जो स्टडी किया दैट वाज द एप्लीकेशन. इसके जो एप्लीकेशंस हैं दैट इज द सिंपल लिक्विड्स, सेमी सॉलिड्स और सॉलिड्स नहीं होगा. सॉलिड्स में जस्ट डिफॉर्मेशन थी जो हमने पीछे देख ली, इलास्टिक और नॉन इलास्टिक. तो इसमें अगर हम रियोलॉजी को एक्सप्लेन करना चाहें तो हम अप्लाई करते हैं इस फील्ड को ऑन सिंपल लिक्विड्स और सेमी सॉलिड्स.
ज़्यादा लिक्विड्स के लिए, जैसे सिरप्स हो गए, सस्पेंशंस हो गए, और सेमी सॉलिड्स पर जिसमें ऑइंटमेंट, जेल, क्रीम्स और पेस्ट आ जाएंगी। तो जो मेन चीज़ इसमें फोकस होती है दैट इज ऑन द फ्लो प्रॉपर्टी। फ्लो प्रॉपर्टी यानी विस्कस नेचर इज स्टडीड, विस्कोसिटी इज बेसिकली स्टडीड इन रियोलॉजी, या हम कह सकते हैं रियोलॉजी इज यूज्ड टू स्टडी द विस्कोसिटी। क्लियर हो गया? इसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट था दैट वाज द अपरेटस और इक्विपमेंट यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द विस्कस बिहेवियर। ये डायग्राम में आप देख सकते हो, ये क्लियरली आप इस डायग्राम को देख के बता सकते हो कि इट इज अ विस्कोमीटर। कौन सा विस्कोमीटर है? इट इज अ ब्रूकफील्ड विस्कोमीटर। ब्रूकफील्ड विस्कोमीटर्स। अब जो आपके करने का काम है दैट इज कि आपने जितने विस्कोमीटर्स अब तक पढ़े हैं उनके नाम लिखने हैं और मुझे सेंड करने हैं। विस्कोमीटर्स के नाम लिखकर मुझे आप लोगों ने सेंड करने हैं। ये पहली चीज जो आपने करनी है आज के लेक्चर के लिए, अटेंडेंस के लिए। देन रोटेशनल विस्कोमीटर, इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रूकफील्ड विस्कोमीटर। ब्रूकफील्ड विस्कोमीटर। इसकी कंस्ट्रक्शन में हमने देखा था इट इज अ रोटेशनल विस्कोमीटर। इट यूटिलाइजेज अ स्पिंडल इमर्स्ड इन द सैंपल। ये जो स्पिंडल है इसका, दिस वन इज इमर्स्ड इन द लिक्विड। जो हमारा सैंपल है उसमें इसको डबोया होता है, इमर्स किया होता है। ये अगर आप डायग्राम अपनी देख सकें, ये वाली, तो इसके अंदर आप देख सकेंगे कि स्पिंडल कहाँ है। द फर्स्ट पॉइंट जो हमने देखा, इट यूटिलाइजेज द स्पिंडल इज इमर्स्ड इन द सैंपल। ये हुक लगा होता है इधर, यहाँ से स्पिंडल जो है ये अटैच किया जाता है। अब ये जो स्पिंडल है इट मे बी ऑफ मैनी शेप्स, ये देख सकते हैं आप, डिफरेंट मार्किंग्स होती हैं, डिफरेंट लिक्विड लेवल्स के लिए हम इसको यूज करते हैं। एंड मेजर द रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ रोटेटिंग पार्ट। ये जो इसका रोटेटिंग पार्ट है ये आपको नजर आ रहा है। ये जो रोटेटिंग पार्ट है यहाँ से रेजिस्टेंस पैदा होगी, लिक्विड इसके साथ स्ट्राइक करेगा तो रेजिस्टेंस पैदा होगी, जिसकी वजह से ये फाइंड आउट करेगा कि क्या रेजिस्टेंस है। विस्कोसिटी इज बेसिकली द रेजिस्टेंस। वेरियस स्पिंडल्स एंड सेवरल रोटेशनल स्पीड्स आर अवेलेबल फॉर गिविंग द विस्कोसिटी रेंज। जो विस्कोसिटी रेंज होती है उसके लिए डिफरेंट ये आप सेट ऑफ स्पिंडल्स देख सकते हैं और डिफरेंट स्पीड एडजस्टमेंट आप उसके लिए कर सकते हैं। रोटेशन स्पीड को, रेवोल्यूशंस को आप सेट कर सकते हैं। इन सम विस्कोमीटर्स लूप और स्पिंडल रिमेन स्टेशनरी। कुछ के अंदर ये जो लूप है, ये जो स्पिंडल है, ये स्टेशनरी होता है। एंड अप रोटेट्स, और अप रोटेट करता है, यानी अप रोटेट अप डाउन मूव करता है। द स्पिंडल इज रोटेटेड एट वेरियस स्पीड्स। स्पिंडल वेरियस स्पीड से रोटेट किया जाता है। देन द नोब इज ऑल्सो रोटेटेड इज इन रिवर्स ऑर्डर। एंड फिर जो नॉब है, जो इसके अंदर नॉब लगी होगी, उसको भी रोटेट किया जाता है। क्यों? ताकि हम फाइंड आउट कर सकें कि रीडिंग क्या है। सेम एंड द सेम नंबर ऑफ रीडिंग्स आर ऑब्जर्व्ड। जो नॉब है उसको रिवर्स ऑर्डर में चलाया जाता है। इसकी नॉब, देन द नॉब इज रोटेटेड इन रिवर्स ऑर्डर। स्पिंडल एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दूसरी डायरेक्शन में उसके नॉब को हम मूव करेंगे। जो जॉइंटिंग रॉड होगा उसको हम ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, यानी कि जितनी डायरेक्शन में स्पिंडल मूव किया है उतनी ही डायरेक्शन में हमारे पास रॉड ने मूव करना है। तो दोनों की नंबर जो है दोनों का सेम आना चाहिए। टेम्परेचर शुड बी वेरी वेल कंट्रोल्ड फॉर दिस पर्पस। टेम्परेचर बहुत अच्छे से इसमें कंट्रोल करना पड़ता है हमें। अब इसका अगर हम यहाँ से प्रिंसिपल देखें तो इसमें कुछ पॉइंट्स थे एमसीक्यूज के हवाले से जो मैंने यहाँ पर इसी वजह से इसको ऐड किया है कि these viscometers are suitable for both न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लो सिस्टम। न्यूटोनियन फ्लो और नॉन न्यूटोनियन फ्लो क्या होता है,
इसको हमें पता होना चाहिए। तो न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन फ्लो सिस्टम क्या होता है इसको हम देखेंगे अभी। इट इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड मीटर। Based on principle that the fluid whose viscosity is being measured is shared between two surfaces. दो surfaces के दरमियान shared होती है वो viscosity जिसकी हमने measure करनी हो। In these viscometers, one of the surface is stationary and the other is rotated by external drive and fluid fills in the space between them. The measurements are conducted by applying either a constant torque or a measuring change in speed rotation or a constant speed and measuring the change of torque. ये प्रिंसिपल आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। याद करने की यहाँ चीज़ एक इंट्रोडक्शन में थी कि इट डील्स विद द न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लो। इसके अलावा based on the principle that the fluid whose viscosity is being measured is shared between two surfaces. शेयर्ड होगा दो सरफेसेस के दरमियान। वन सरफेस इज स्टेशनरी एंड द अदर इज ड्राइवन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। ये चीज आपने यहां पर नोट डाउन करनी है। एंड द अदर पॉइंट इज द न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लो। अब न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी जिसमें लीनियर फ्लो होगा स्ट्रेस के दरमियान और स्पीड के दरमियान, यानी जो स्ट्रेस और स्ट्रेन है वो दोनों लीनियरली होते हैं। तो इसमें आप फ्लूइड विच डू नॉट ओबे न्यूटन्स लॉ एंड द फ्लूइड्स विच ओबेज न्यूटन्स लॉ, जो ओबे करेंगे वो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को, वो न्यूटोनियन फ्लो होगा। और वो फ्लो जिसमें न्यूटोनियन फ्लूइड जो है वो लॉ को ओबे नहीं कर रहे वो हमारे पास कहलाएंगे नॉन न्यूटोनियन फ्लो। नॉन न्यूटोनियन फ्लो। अब द विस्कोसिटी ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, फिर वो किस चीज पे डिपेंड करेगी? इट डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी ग्रेडियंट, यानी स्पीड का अप और डाउन होना, एज वेल एज द फ्लूइड कंडीशन। जबकि जो हमारे पास न्यूटोनियन फ्लूइड्स हैं उनके दरमियान एक लीनियर रिलेशनशिप होती है उनके स्ट्रेस के दरमियान और वेलोसिटी के दरमियान। स्लोप उसकी कांस्टेंट होती है, विस्कोसिटी उनकी कांस्टेंट होती है, जबकि नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स की स्लोप जो है वो कर्व होती है। अब ये स्लोप क्या होती है इस चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप ये देखेंगे विस्कोसिटी कांस्टेंट होती है न्यूटोनियन फ्लूइड्स की और नॉन न्यूटोनियन की विस्कोसिटी कांस्टेंट नहीं होती। ठीक हो गया। इनके दरमियान न्यूटोनियन फ्लो में फ्लूइड्स की रिलेशनशिप लीनियर होती है, जबकि नॉन न्यूटोनियन में लीनियर रिलेशनशिप नहीं होती हमारे पास। क्लियर हो गया। तो ये हमारा रियोलॉजी के बारे में थोड़ा सा टॉपिक था जिसमें आपने जो स्टडी किया दैट इज द डेफिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल रियोलॉजी की डेफिनेशन, देन द डेफिनेशन ऑफ डीफॉर्मेशन। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें इंपॉर्टेंट, डीफॉर्मेशन का। देन डीफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स हेडिंग देकर आप उसमें मेंशन करेंगे टाइप्स ऑफ डीफॉर्मेशंस विच आर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। सेंटर में लाइन लगाएंगे, दोनों का डिफरेंस मेंशन करेंगे। 4 से 5 पॉइंट्स बनेंगे इनके। उसके बाद एप्लीकेशंस लिखेंगे आप रियोलॉजी की कि किस किस में यूज होता है, कौन से फ्लो को स्टडी करता है, विस्कोसिटी को स्टडी करता है, किन चीज़ों की विस्कोसिटी को स्टडी करता है, ये सारे पॉइंट्स। उसके बाद जो आप लास्ट पॉइंट ऑपरेटर्स का स्टडी करेंगे उसमें आप ब्रूकफील्ड विस्कोमीटर को डिटेल से बताएंगे कि व्हाट इज ब्रूकफील्ड विस्कोमीटर, हाउ इट वर्क्स, व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन, व्हाट इज द लेबलिंग। जो हमने अपना लेक्चर नोट डाउन किया है आपने जस्ट वही याद करना है। जो ऐड की हैं चीज़ें वो आपको मैंने साथ साथ बताई हैं, जिसमें सबसे पहले ये डेफिनेशन, ये डायग्राम, उसके बाद ये 2 पॉइंट्स यहाँ पर न्यूटोनियन वाले और नॉन न्यूटोनियन वाले, और 2 सरफेस होती हैं, एक मूविंग और एक स्टेशनरी। देन इसके बाद दोनों का डिफरेंस, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस का। देन डीफॉर्मेशन की डेफिनेशन। ये वो पॉइंट्स हैं जो आपने ऐड करने हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ है, रियोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, और साइंस में इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। क्लियर हो गया। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। फर्दर इसके अलावा
जो आपके अब नेक्स्ट हमने रिवीजन करनी है। आप जब अटेंडेंस मुझे मार्क करवाएंगे तो आप लोग मुझे ये बताएंगे कि जो चैप्टर्स हमने स्टडी कर लिए हैं उनके अलावा कौन सा ऐसा चैप्टर है क्वालिटी कंट्रोल के अलावा जो आपको समझ में नहीं आया या जो आप रिवाइज करना चाह रहे हो, ताकि मैं उस चीज़ को नोट डाउन करूं और नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करें वो क्या हम कंप्रेशन से स्टार्ट करें या हम क्वालिटी कंट्रोल स्टार्ट करें, ये आप लोग डिसाइड कर लें। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से मैं चाह रही हूँ कि आपको अगली रिवीजन में स्टार्ट करवाऊँ अपने नेक्स्ट पोर्शन की। नेक्स्ट हमारे 2 पोर्शंस रिमेनिंग हैं, जिसमें हमारा एक पोर्शन है क्वालिटी कंट्रोल का और दूसरा पोर्शन है डोज फॉर्मुलेशंस का। तो अब आप फार्मूलेशंस को रिवाइज करना चाहते हैं यहाँ पर या फिर आप क्वालिटी कंट्रोल को रिवाइज करना चाहते हैं, क्योंकि एक पोर्शन हम कर सकेंगे, एक पोर्शन हमें फिजिकल क्लास में अटेंड करना होगा। जो मैं सजेस्ट करूंगी, आई विल सजेस्ट कि मैं आपको क्वालिटी कंट्रोल करवाऊं, बिकॉज वो हमने एग्जाम्पल्स के थ्रू करना है। उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मैं दिखा सकती हूँ, बहुत सारी मशीन्स हैं जो मैं आपको यहाँ दिखा सकती हूँ, वो फिजिकल क्लास में हम उस तरह से नहीं देख सकते। बाकी फर्दर जो स्टूडेंट्स रिकमेंड करेंगे, और स्टूडेंट्स मेरा ख्याल से बेहतर होगा कि अब आप लोग अटेंटिव हो जाएं इस चीज़ के लिए। नेक्स्ट मंथ आपके एग्ज़ाम है और नेक्स्ट मंथ काउंसिल, जैसा कि सर ने आपको बताया है, वो रेडी है एग्ज़ाम के लिए। प्रिपरेशन उनकी कंप्लीट है। किसी भी टाइम कभी भी जैसे ही हमारी क्लासेस स्टार्ट हों वो डे शीट आपको प्रोवाइड कर देंगी। तो और वो डे शीट में आप बेहतर जानते हैं इस चीज़ को कि वो एक दिन देती हैं या हफ्ता देती हैं। बाज़ औक़ात पेपर से एक दिन पहले कैंसिल हो जाती है, बाज़ औक़ात एक दिन पहले हमारे पास आ जाती है डे शीट। तो कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अपने आप को आप बराए मेहरबानी इस चीज़ के लिए तैयार रखें। और जो बच्चे मैंने पॉइंट आउट किए हैं ये आप लोग प्लीज़ ज़रा सीरियस हो जाएं। जो पढ़ने वाले हैं जब वो ही सीरियस नहीं है तो जो नॉन सीरियस थे वो तो ऑलरेडी उस सिचुएशन में हैं। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट समझ लें कि आप लोग प्लीज़ अपनी अटेंडेंस को मेक श्योर करें। अटेंडेंस मेक श्योर होगी तो ऑब्वियसली आपके लेक्चर्स भी मेक श्योर होंगे। हमें इतना पता होगा कि आपने लेक्चर्स को अगर नोट नहीं किया तो एटलीस्ट लिखा तो है, उसको समझने की कोशिश तो की है, याद नहीं किया तो इस चीज़ को आप प्लीज़ ज़रा देखें। और नेक्स्ट जो अब आपकी मैं अटेंडेंस लूँगी वो आपकी एक दिन में मैं 2 अटेंडेंस मार्क करूँगी। एक वीक आपका अटेंडेंस का आज कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मैं आप लोगों को कंपाइल करके आपको दिखा दूंगी। हर सब्जेक्ट की अटेंडेंस आपको दिखा दी जाएगी एक बार आपकी तसल्ली के लिए। क्लियर हो गया? कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।